नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया सुनील सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास स्टॉप प्रेस पार्ट 6। विक्की की डिक्की में अंधेरा था। उसने कॉल बेल बजाई। मैं इधर हूँ, पिछवाड़े से आवाज आई। कॉटेज का घेरा काटकर वो पिछवाड़े में पहुंचा। उधर भी अंधेरा था। सीढ़ियों के सिरे पर मोटर बोट मौजूद थी जिसमें कि किसी की उपस्थिति का आभास मिल रहा था। विकी, सुनील ने आवाज लगाई। हाँ, आमद का शुक्रिया। वहां क्या कर रहे हो? नीचे आओ, बताता हूँ। यहाँ अंधेरा क्यों है? कोई खास अंधेरा नहीं है। चमक दमक से आए हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अभी तुम्हारी आंखें इसकी आदी हो जाएंगी। बात क्या है? यहाँ आओ, बताता हूँ। और सीढ़ियां संभल कर उतरना। दिन में मेरे से इन पर थोड़ा मोबिल ऑयल बिखर गया था। सुनील सीढ़ियां उतरने लगा। पानी से बाहर दिखाई दे रही आखिरी सीढ़ी के साथ लगी एक मोटर बोट पानी में डोल रही थी। तब उसे बोट में बैठे विक्रम सूरी की परछाई सी दिखाई दी। उसने बोट पर पांव रखा तो वो डगमगाई। तभी सूरी ने हाथ बढ़ाकर उसकी बाईं बांह थाम ली। संभल के, वो बोला, संभल के। सुनील कॉकपिट में उसके सामने जा बैठा। तभी सीट पर से उसके पहलू में कोई चीज चुभी। उसने टटोल कर उसे सीट पर से उठाया तो पाया कि वो एक पाइप का टुकड़ा था। उसने उसे नीचे बोट के फर्श पर डाल दिया। उसने पाया कि वो एक छोटी सी बोट थी जिसके कॉकपिट में बस 2 ही जनों के बैठने की जगह थी। यहाँ क्यों बैठे हो? सुनील ने पूछा। कोई खास वजह नहीं, सूरी बोला। यूं ही मौज ले रहा हूँ। पानी की हलचल से बोट हिंडोरे की तरह हिलती है, मजा आता है। फिर तो खुशकिस्मत हो कि न सिर्फ आजाद हो बल्कि मजे ले रहे हो। क्या मतलब? पुलिस ने थामा नहीं तुम्हें? थामा था, लेकिन हाथ के हाथ ही छोड़ दिया था। अच्छा, हाँ। मेरे खिलाफ था क्या उनके पास? कुछ भी नहीं। उन्होंने तुम पर कातिल को पनाह देने का इल्जाम नहीं लगाया? लगाया। मैंने वही कहा जो सच था। मुझे नहीं पता था कि उसने कत्ल किया था। मुझे ये ही नहीं पता था कि कोई कत्ल हुआ था। दिन में जब पता चला तो मैंने कीर्ति को फौरन तुम्हारे साथ उन लोगों के पास पहुंचने के लिए रुखसत कर दिया। तुमने रुखसत कर दिया? तुम तो उसके साथ फरार हो जाने की फिराक में थे। जो काम हुआ नहीं। वो धीरे से हंसा। उसका क्या जिक्र करना। बहरहाल पुलंदा नहीं बंधा तुम्हारा, छूट गए बड़ी आसानी से। वहां से ये भी खबर लगी गई होगी कि तुम्हारी पोल खोलने वाली मरियम डिसूजा थी। हाँ, तुम कोई खास खफा नहीं मालूम होते उससे। ऐसा ही है, वो लापरवाही से बोला। वो एक क्षण खामोश रहा और फिर बोला, असल में उसने मुझे एक ऐसी मार्के की बात बताई कि मेरा सारा गुस्सा काबू हो गया। ऐसी क्या बात थी और उसे मुझे बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो बात तुम्हारे से ही ताल्लुक रखती है। अच्छा, ऐसा क्या बताया उसने? उसने मुझे बताया कि थापर का कत्ल किसने किया था। किसने किया था? किसका नाम लिया उसने? तुम्हारा। क्या? हाँ, वो कहती है कि थापर के कातिल तुम हो। कैसे कहती है? क्या जानती है वो इस बाबत? सुनो, कल दोपहर बाद तुम कैसीनो ब्लू डायमंड में उससे मिले थे। हाँ, वहां बार में तुमने ड्रिंक्स के बिल की पेमेंट एक 500 रुपए के नए नकोर नोट से की थी। तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि वो नोट 500 रुपए के उन नोटों में से एक था जो 40,000 रुपए की जीत की रकम की सूरत में परसों रात थापर की जेब में थे। कौन कहता है? मरियम कहती है। परसों रात थापर को जीत के टोकनों के बदले में जिस 40,000 रुपए की रकम का भुगतान किया गया था वो 500 के 80 नोटों की सूरत में थी जो कि एक नई नकोर गड्डी में से निकाले गए थे। बाकी के 20 नोट कल भी कैसीनो की सेफ में मौजूद थे। मरियम कहती है कि तुम्हारा 500 वाला नोट उन्हीं 500 के नोटों की नई गड्डी में से था जिसकी 80 नोट थापर अपने साथ ले गया था और 20 पीछे कैसीनो में रह गए थे। सुनील को याद आया कि वो नोट वेटर के हाथ में पहुंचने से पहले मरियम ने उठा लिया था और उसका बड़ा बारीक मुआयना किया था। इतनी अहम बात, प्रत्यक्षता वो बोला, उसने कल ही पुलिस को क्यों ना बताई? क्योंकि वो पहले इस जानकारी को कैश करने की फिराक में थी। किन्हीं भी हालात में अपनी रोटियां सेकने का जुगाड़ करने लगना
उस लड़की की फितरत में शामिल है। कैसे सेकी उसने अपनी रोटियां? बकौल मरियम, पहले तो वो तुम्ही को ब्लैकमेल करने की फिराक में थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने मेरे पास आने का फैसला किया था। क्या सोचकर? यही सोचकर कि मेरे से उसे ज्यादा फायदा पहुंच सकता था। यानी कि ब्लैकमेलिंग के मामले में उसे तुम मेरे से ज्यादा मोटे शिकार लगे थे। हाँ, फिर भी उसने पुलिस में तुम्हारी पोल खोली। वो मेरे पर दबाव बनाना चाहती थी। वो कहती है कि जितना ज्यादा मैं फंसा होता, उतने ही ज्यादा मुफीद सौदेबाजी का माहौल बनता। इतना तो वो समझती ही थी कि पुलिस मुझे पकड़ सकती थी, लेकिन पकड़े रख नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि मैं कातिल नहीं हूं, और इस बात को सबसे ज्यादा अच्छी तरह से मरियम समझती थी। इसलिए समझती थी कि क्योंकि वो जानती थी कि कातिल तुम थे। क्या कहने, वो 500 का नोट मरियम के कब्जे में है, और कल सवेरा होते ही वो उस नोट के साथ और नोट से ताल्लुक रखती कहानी के साथ पुलिस के पास पहुंच जाने वाली है। यानी कि अभी पहुंची नहीं? नहीं, लेकिन वो नोट तुम उससे वापस हासिल नहीं कर सकोगे, ना ही तुम उसकी जुबान बंद कर पाओगे। मैंने उसके इस काम की उसको बड़ी मोटी फीस भरी है कि वो उस नोट की कहानी के साथ पुलिस के पास जाए, ताकि असली हत्यारा गिरफ्तार हो सके और मेरी जान कीर्ति रिहा हो सके। असली हत्यारा यानी कि मैं, यानी कि तुम। ये बात उसने और किसको बताई है? अभी सिर्फ मुझे बताई है, सुबह पुलिस को बताएगी, और फिर सारी दुनिया जान जाएगी। यानी कि फिलहाल मुझे सिर्फ 2 मुंह बंद करने हैं, एक उस लड़की का और एक तुम्हारा। 3, एक विवेक वर्मा का भी। उसे किसने बताया? मैंने। क्यों? उसे क्यों? क्योंकि मैं इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि कैसीनो से थापर सीधा घर आया था और 40,000 रुपए की जीत की रकम उसके पास महफूज थी। इस बात की तस्दीक अब वर्मा ही नहीं, थापर की मां भी कर चुकी है। वो कहती है कि कैसीनो से निकलकर वो सीधे नॉर्थ शोर पहुंचे थे। यानी कि तुम ये दावा नहीं कर सकते कि वो नोट थापर ने किसी और को दिए थे, जिससे कि बाद में उनमें से कुछ तुम्हें भी हासिल हुए थे। तुम्हारी जानकारी के लिए वो नोट मुझे विवेक वर्मा ने दिए थे? नहीं हो सकता। उसके पास वो नोट कहां से आते? कैसे आते? वहीं से आते, वैसे ही आते जैसे तुम मेरे पास आए बता रहे हो। तुम्हारे पास वो इसलिए थे क्योंकि तुमने थापर का कत्ल किया था। अब ये ना कहना कि तुमने नहीं, बल्कि वर्मा ने थापर का कत्ल किया था। क्यों? ऐसा कहने पर कोई पाबंदी है? बात ये हो रही थी कि तुम 3 कत्ल नहीं कर सकते, खास तौर से मेरा। क्यों? तुमने अमृत पिया हुआ है। तुम मेरे खिलाफ ऐसा कोई कदम उठाओगे तो न मरते हुए भी मरोगे। अच्छा, वो कैसे? मैंने ये तमाम वाकया एक कागज पर लिखकर अपने दोस्त को सौंपा हुआ है। मुझे कुछ हो गया तो मेरे बयान के साथ वो सीधा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचेगा। तुम वाकई समझते हो कि मैंने थापर का कत्ल किया है? मैं समझता नहीं, जानता हूं। अलबत्ता ये हो सकता है कि कत्ल तुमने जानबूझकर सोच विचार कर न किया हो, बल्कि आत्मरक्षा के लिए किया हो। परसों रात तुम बोट हाउस में गए, वहां तुम्हारा आमना सामना थापर से हो गया, या तुम बोट हाउस में पहले से मौजूद थे और थापर ऊपर आ गया था। उसने तुम्हारे पर रिवॉल्वर ताने, तुम उससे गुत्थम गुत्था हो गए। एकाएक रिवॉल्वर चल गई और गोली उसे जा लगी। ये थ्योरी पुलिस को भी सूझी थी, लेकिन उन्होंने हाथ के हाथ ही इसे रिजेक्ट कर दिया था। ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ा था क्योंकि उन्हें ये नहीं मालूम था कि कीर्ति की रिवॉल्वर थापर के अधिकार में कैसे पहुंची थी और बारूद उस थ्योरी में कैसे फिट होता था। तुम्हें पता है? हाँ, मुझे पता है। आज जब मैं पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया गया था तो रिहा होने के बाद वहां कीर्ति से मिला था। उसने मुझे बताया था कि कोई 1 हफ्ता पहले थापर ने उससे रिवॉल्वर की बाबत सवाल किया था। उसने थापर को बताया था कि रिवॉल्वर उसकी कार में थी। थापर ने कहा था रिवॉल्वर की क्लीनिंग और ऑयलिंग जरूरी होती थी। कहने का मतलब यह है कि थापर ने इस काम के लिए रिवॉल्वर कार में से निकाली और फिर अपने ही पास रख ली, जो कि परसों रात उसकी मौत से पहले भी उसके पास थी। बिल्कुल। तुम्हें मालूम है ना कि उस रात नमिता मेरे साथ थी? हमेशा नहीं। विवेक वर्मा कहता है कि तुमने खुद उसके सामने कबूल किया था कि बीच में 10-12 मिनट का एक वक्फा ऐसा आया था
जबकि वो तुम्हारे साथ नहीं थी। और उन 10 या 12 मिनटों में मैं बोट हाउस में पहुंचा। वहां मौजूद थापर से गुत्थम गुत्था हुआ, उसका कत्ल किया। वहां से निकलकर कोठी में पहुंचा। कोठी में मौजूद नमिता की निगाह में आए बिना मैंने वहां से सैंडल की टूटी एड़ी और बालों का क्लिप बरामद किया। वापस लौटा। वो दोनों चीजें मौकाए वारदात पर प्लांट की। थापर की जेब से 40,000 के नोट निकालकर अपने काबू में किए। बारूद ढूंढा। उसकी एक क्षण के साथ 15 मीटर लंबा पलीता जोड़कर उसकी कैप फिट की और उसे पोट में लगाया। इतने ढेर सारे काम मैंने 10 या 12 मिनट में किए। ठीक, तुम्हें कोठी में जाने की जरूरत नहीं थी। तो फिर वो सैंडल की एड़ी, वो बालों का क्लिप, दोनों चीजें ड्राइव वे में ही खड़ी लाजवंती थापर की कार में मौजूद थी। कैसे जाना? कीर्ति ने बताया। लेकिन वो दोनों चीजें अपनी मां के कहने पर थापर कार में से निकालकर कोठी में ले गया था। कौन कहता है? खुद थापर की मां कहती है। वो ये कहती है कि उसने दिलीप को वो सामान कार में से निकालकर भीतर ले जाने को कहा था। उसने ऐसा किया भी था, ये उसे नहीं मालूम। तुम तो बड़े ज्ञानी हो प्यारेलाल। वो दोनों चीजें असल में तब भी ड्राइव वे में खड़ी कार में मौजूद थी, जिन्हें कि वहां से निकालकर तुमने मौकाए वारदात पर प्लांट किया था। क्यों? ताकि शक की सुई तुम्हारे पर से हटकर किसी और की तरफ घूम पाती। जब तुम खुद कहते हो कि कत्ल मैंने आत्मरक्षा के लिए किया था, तो वो हरकत तुमने अपने लिए दोहरी सुरक्षा पैदा करने के लिए की होगी। थापर की जेब में मौजूद 40,000 रुपए क्यों चुराए मैंने उसकी जेबें टटोली ही किस लिए? वो रकम तुमने इसलिए चुराई होगी ताकि कत्ल किसी चोर का काम समझा जाता। यानी कि मैंने अपने लिए दोहरी नहीं, तिहरी सुरक्षा का इंतजाम किया। हाँ, अब बारूद की बोलो। वो तुमने वहां कत्ल के फौरन बाद नहीं, बल्कि नमिता के वहां आकर वापस कोठी में चले जाने के बाद प्लांट किया था। जिस सैंडल की एड़ी टूटी थी, उसे भी तुमने कोठी में ऊपर बेडरूम में पलंग के नीचे बाद में पहुंचाया था। बारूद बोट में पहले से मौजूद था। तो वो नमिता को क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि नमिता की उसकी तरफ तवज्जो नहीं थी, क्योंकि तब वो वहां था ही नहीं। तुम्हें बाद में वहां बारूद की छड़ों की पेटी पड़ी दिखाई दी थी, तो हालात को और उलझाने के लिए तुमने उसमें से एक छड़ निकाली, उसमें पलीता लगाया था, छड़ और पलीते को कैप किया था और छड़ डीजल की टंकी के नीचे छुपाकर रख दी थी, जहां से देर सवेर तो उसने बरामद होना ही था। अबे लकड़ी के बुरादे, सुनील चिढ़कर बोला। अगर वो बारूद वहां मैंने लगाया था, तो फिर मैंने उसे हटाया क्यों? क्योंकि बाद में तुम्हें ध्यान आया था कि बारूद की छड़ पर उसकी मोमी कागज की परत पर तुम्हारी उंगलियों के निशान रह गए थे। तब तुमने उसका पलीता निकालकर उसे वापस टंकी के नीचे रख दिया था। अब तुम छड़ पर मौजूद अपनी उंगलियों के निशानों की ये सफाई दे सकते थे कि तुमने तो पलीता निकालने के लिए छड़ को हैंडल किया था। सुनील खामोश रहा। अब बोलती क्यों बंद हो गई? सूरी व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। इसलिए ना, क्योंकि तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मेरी थ्योरी में दम है। अगर तुम्हें इतना ही यकीन है मेरे कातिल होने पर, तो अभी तक पुलिस के पास क्यों नहीं पहुंचाई अपनी थ्योरी? मेरे से मिलने को क्यों छटपटाने लगे? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का मौका देना चाहता था। सुनील, अगर तुम मुझे यकीन दिला सको कि कातिल तुम नहीं हो, तो मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। तो जो कुछ मुझे मालूम है उसे मैं अभी यहीं भूल जाऊंगा। मुझे कातिल समझते हो, फिर भी तुम्हारी मजाल हो रही है यूं कातिल के रूबरू होने की। माय डियर फ्रेंड, इतना सीधा नहीं हूं मैं यहाँ हर स्थिति के लिए तैयार बैठा हूं। अच्छा, हाँ, यहाँ अंधेरा न होता तुम्हें दिखाई देता कि मेरे हाथ में एक रिवॉल्वर है, जिसका रुख जब से तुम यहाँ आए हो एक क्षण के लिए भी तुम्हारी तरफ से नहीं हटा है। ओह, अब जबकि दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम्हारे सामने एक ही इज्जतदार रास्ता बचा है कि तुम खुद पुलिस के पास जाओ और जाकर अपना गुनाह कबूल कर लो। मैं जाऊं? यानी मुझे तुम लेकर नहीं जाओगे? मैं नहीं जा सकता। जा सकता होता तो असली अपराधी को गिरफ्तार कराने की वाहवाही जरूर लूटता। मैंने अभी कहीं और जाना है। मेरे किसी से पहले ही अपॉइंटमेंट फिक्स है। कहाँ? झील के परले सिरे पर।
बहरहाल तुम पुलिस को ये बताना न भूलना कि आत्मसमर्पण के लिए मैंने तुम्हें मोटिवेट किया था। सुनील खामोश रहा। नाउ गेट अलॉन्ग, सूरी बोला। सुनील उठ खड़ा हुआ। मैं तुम्हें 1 घंटे का वक्त देता हूँ, सूरी बोला। 1 घंटे बाद मैं तुम्हारी बाबत पुलिस को फोन करूंगा। इतने अरसे में फरार हो जाना चाहो तो तुम्हें खुली छूट है। शुक्रिया। सुनील ने बोर्ड पर से सीढ़ी पर कदम रखा। सीढ़ियां चढ़कर वो ऊपर पहुंचा। पीछे बोट स्टार्ट न हुई। सुनील कॉटेज के सामने पहुंचकर कार में सवार हुआ। मंथर गति से उसने कार को वापसी के रास्ते पर चलाया। एक ख्याल बार बार उसके जहन पर दस्तक दे रहा था। क्या विवेक वर्मा कातिल था? अगर नहीं था तो 5-5 100 के वो नोट उसके अधिकार में कैसे आए, जिनमें से 10 उसने सुनील को भी दिए थे? या शायद उसने पहले से मरे पड़े थापर की जेब से वो नोट निकाले थे। क्यों? ताकि कीर्ति पर शुभा न किया जा सके, ताकि ऐसा लगे कि किसी ने थापर को लूटने के लिए उसका कत्ल किया था। लेकिन अगर ऐसा था तो उसने मौकाए वारदात से कीर्ति की सैंडल की एड़ी और उसके बालों का क्लिप भी क्यों न गायब कर दिया? और मूल रूप से वो चीजें किसने वहां प्लांट की थी? क्या कातिल ने? एकाएक उसने कार को रोक दिया। उसने एक सिगरेट सुलगाया। उसकी कश लगाता वो परसों रात के तमाम वाकयात को अपने जहन पर उतारने लगा। 10 मिनट यूं ही गुजरे, लेकिन उसके कुछ पल्ले न पड़ा। आखिरकार झुंझलाकर उसने इंजन फिर ऑन करने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी एकाएक झील के मध्य में कहीं से आसमान की ओर एक शोला सा लपका। सुनील आंखें फाड़ फाड़ कर उधर देखने लगा। एक जोर के विस्फोट की आवाज हुई। झील के पानी की सतह पर आग लपलपाने लगी। जरूर किसी की बोट में विस्फोट हुआ था। क्या वो विक्रम सूरी की बोट थी जो उस अंजाम को पहुंची थी? फिर उसे बारूद की उस दूसरी छड़ का ख्याल आया जो कि गायब थी। क्या वो उस दूसरी छड़ का कमाल था? ऐसे कई सवालों के साए में झील के साथ साथ कार चलाता उसका घेरा काटकर वो होटल लेक व्यू पहुंचा। उसने वहां की पार्किंग में कार खड़ी की और झील किनारे वहां पहुंचा जहां पहले से ही कई लोग जमा थे। उसने देखा कई मोटर बोट आगे विस्फोट के स्थल की ओर दौड़ी जा रही थी। क्या हुआ? उसने करीब खड़े एक व्यक्ति से पूछा। किसी बोट में विस्फोट हुआ है? चपेट में तो नहीं आया कोई? भाई, बोट चालक तो आया ही होगा। और उतने भीषण विस्फोट में क्या वो बचा होगा? उसके साथ कोई रहा होगा तो शर्तिया उनका भी काम हो गया होगा। बोट किसकी थी? क्या मालूम किसकी थी? सुनील कुछ क्षण सोचता रहा और फिर वापस लौटा। वो कैसीनो में पहुंचा। मरियम डिसूजा वहां कहीं नहीं थी। ना ऑफिस में, ना हॉल में, ना बार पर, ना और कहीं। उसने एक स्टीवर्ड को रोककर उसकी वापस सवाल किया। आज उसकी दिन में ड्यूटी थी। जवाब मिला। इस वक्त कहाँ होगी वो? अपने क्वार्टर में होगी। सुनील वहां से निकलकर होटल के पिछवाड़े में पहुंचा। 5 नंबर क्वार्टर के सामने पहुंचकर उसने कॉल बेल का बटन दबाया। भीतर कहीं घंटी बजने की आवाज हुई, लेकिन दरवाजा खोलने कोई ना आया। उसने नोट किया कि भीतर रोशनी थी और वहां से टीवी चलने की आवाज आ रही थी, लेकिन फिर भी उठकर दरवाजा खोलने कोई नहीं आया था। उसने फिर कॉल बेल बजाई और दरवाजे पर दस्तक भी दी। जवाब नदारद। तब उसने दरवाजे का हैंडल घुमाकर उसे धक्का दिया तो पाया कि दरवाजा खुला था। हेलो, उसने दरवाजे के भीतर मुंह डालकर आवाज लगाई। कोई है? कोई जवाब ना मिला। दरवाजा पूरा खोलकर उसने भीतर कदम रखा। एकाएक वो वहीं थमक कर खड़ा हो गया। वह मुंह बाएं सामने देखने लगा। सामने फर्श पर एक पहलू के बल मरियम मरी पड़ी थी। उसकी पीठ में दिल की तरफ एक खंजर मुठ तक खुपा हुआ था। उसकी पथराई आंखें साफ बता रही थी कि उसमें जीवन का कोई लक्षण शेष नहीं था। फिर भी उसने अपने पीछे दरवाजा बंद किया और आगे बढ़कर उसकी नब्ज टटोली। नब्ज गायब थी, लेकिन उसकी कलाई अभी गर्म थी, यानी कि कत्ल हुए अभी कुछ ही मिनट हुए थे। वो उठकर सीधा हुआ। उसकी निगाह पैन होती हुई सब तरफ फिरी। हर तरफ अस्त व्यस्तता का बोलबाला था। साफ जाहिर हो रहा था कि किसी ने बहुत आनन फानन वहां की तलाशी ली थी। पीछे बेडरूम था, पहलू में किचन थी। वहां का भी बाहर हले कमरे जैसा ही बुरा हाल था। वो चुपचाप मुख्य द्वार पर पहुंचा। रुमाल निकालकर उसने उसकी हैंडल पर से
अपनी उंगलियों के निशान पोंछे, बाहर निकलकर दरवाजा बंद किया और बाहरले हैंडल पर भी रुमाल फेरा। वो होटल की लॉबी में पहुंचा। वहां के एक पब्लिक टेलीफोन से उसने पुलिस को फोन किया। दूसरी ओर से जवाब मिलते ही वो जल्दी जल्दी बोला, होटल लेक व्यू के स्टाफ क्वार्टर नंबर 5 में एक औरत की लाश पड़ी है। तत्काल उसने रिसीवर वापस क्रेडल पर टांग दिया। वो फिर सामने झील किनारे पहुंचा, जहां भीड़ और भी ज्यादा हो गई थी। अब वहां पुलिस और एम्बुलेंस भी पहुंची दिखाई दे रही थी। तभी सुनील की तवज्जो पायर के साथ लगी खड़ी एक बोट की तरफ गई, जिसमें उसे झेरी चौकी का इंचार्ज सब इंस्पेक्टर कृपाराम दिखाई दिया। उसके साथ उसका सहारा लिए जिस आदमी ने पायर पर कदम रखा, उस पर निगाह पड़ते ही सुनील के नेत्र फैले। विक्रम सूरी। एम्बुलेंस की दिशा में स्ट्रेचर संभाले 2 अर्डली आगे आए, तो कृपाराम ने सहारा देकर सूरी को स्ट्रेचर पर लिटा दिया। सुनील लपक कर आगे आया और उसने स्ट्रेचर पर पड़े और एम्बुलेंस की तरफ ले जाए जाते सूरी पर निगाह डाली। उसने देखा कि उसके कपड़े धज्जियों की सूरत में उसके जिस्म पर झूल रहे थे। उसका जिस्म जगह जगह से झुलसा हुआ था और चेहरे पर, छाती पर, एक कंधे पर और दोनों हाथों पर खून बहता दिखाई दे रहा था। उसके सिर के आधे से अधिक बाल झुलस गए थे। वो कराह रहा था और बार बार पहलू बदल रहा था। तभी स्ट्रेचर एम्बुलेंस में चढ़ाकर उसका दरवाजा बंद कर दिया गया। अगले क्षण एम्बुलेंस वहां से दौड़ चली। सुनील फिर भीड़ की तरफ आकर्षित हुआ। किस्मत वाला निकला पट्टा, उसके करीब खड़ा एक आदमी बोला, जो इतने भीषण विस्फोट से बच गया, बेहोश तक न हुआ। हुआ क्या था? क्या पता। कोई पुलिस वाला कह रहा था कि किसी ने उसे जान से मार देने की कोशिश की थी। अच्छा, हाँ, उसने पुलिस को बयान दिया। बताते हैं कि वो अपनी बोट में बैठा था कि किसी ने उस पर पीछे से वार कर दिया। वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि वो अपनी बोट में पड़ा था, लेकिन बोट तब एम झील के बीच में पहुंची हुई थी। फिर क्या? फिर धड़ाम। हे भगवान, कितनी जोर की आवाज हुई थी विस्फोट की। वो क्या कहता है? किसने उसे मारने की कोशिश की थी? कोई नाम लिया था उसने? हाँ, लिया था। क्या नाम लिया था? सुनील चक्रवर्ती। पता नहीं कौन है वो, मुझे भी नहीं पता। वो वहां से हटा और वापस पार्किंग में खड़ी अपनी कार में आ बैठा। उसने एक सिगरेट सुलगा लिया और सोचने लगा। स्थिति गंभीर थी। विक्रम सूरी का ये सोचना न्याय संगत था कि उसने सूरी का कत्ल करने की कोशिश की थी। पुलिस को वो खूब नमक मिर्च लगाकर मरियम डिसूजा की 500 के उस नोट वाली कहानी सुना सकता था, जो कि उसने सुनील को सुनाई थी और जिसके दम पर उसने सुनील को थापर का कातिल साबित करने की कोशिश की थी। सूरी इतने करिश्मा साज तरीके से विस्फोट में जान खोने से बच गया था। वो तो अब पुकार पुकार के कहता कि कारनामा सुनील का था और उसी ने उसकी तरह मरियम का मुंह बंद करने के लिए उसका भी खून किया था। लेकिन सूरी के बयान वाली वो चिट्ठी जो उसने अपने किसी दोस्त को सौंपी हुई थी, सूरी यही दावा करता कि जरूर सुनील ने उसे ब्लफ समझा था। नोटों वाली बात की खबर विवेक वर्मा को भी थी। जरूर सुनील को उस बात पर यकीन नहीं आया था। कमीना बच क्यों गया? सुनील बड़बड़ाया। मरखब क्यों न गया? अब सवाल ये था कि असल में मरियम का खून और सूरी के खून की कोशिश किसने की थी? जाहिर था कि उसी ने, जिसने पहला खून किया था। किसी ऐसे शख्स ने जिसे 500 के नोट की कहानी मालूम थी, जिसे मालूम था कि सुनील ने 1 घंटे में पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचना था, यानी कि सूरी से जुदा होने के बाद उसने बिल्कुल अकेला होना था, जिसकी वजह से वो ऐसा कोई गवाह पेश करने की स्थिति में न होता जो ये स्थापित करता कि वो वाकई राजनगर के लिए रवाना हो गया था और विस्फोट के वक्त वो झील से बहुत दूर राजनगर के रास्ते में कहीं था। ये सब एक ही तरीके से संभव था। कोई पीछे झील किनारे सूरी की सीढ़ियों के साथ लगी बोट के करीब कहीं छुपा खड़ा उसका और सूरी का तमाम वार्तालाप सुनता रहा था। उसी ने सुनील के वहां से रुखसत होने के बाद सूरी पर पीछे से वार करके उसे बेहोश कर दिया था, बोट में बारूद लगाया था और उसे झील में छोड़ दिया था। उसके बाद वो शख्स मरियम के क्वार्टर में पहुंचा था, जहां कि उसने उसका भी खून कर दिया था।
कौन हो सकता था वो शख्स? विवेक वर्मा, लाजवंती थापर, दोनों कर्टसी विक्रम सूरी 500 के नोट की कहानी से वाकिफ थे। वही कहानी वर्मा ने आगे नमिता के सामने दोहराई हो सकती थी और मोहिनी ने नमिता से सुनी हो सकती थी, या वर्मा ने ही दोनों को सुनाई हो सकती थी। यानी कि 500 के नोट की कहानी खामखा ही खूब प्रचारित हो गई थी। उसने घड़ी पर निगाह डाली, 12 बज चुके थे। यानी कि आज भी वो खबर ब्लास्ट के स्टॉप प्रेस के कॉलम में ही जा पाती। वो कार से निकला और चुपचाप होटल के पिछवाड़े में पहुंचा। 5 नंबर क्वार्टर का दरवाजा खुला था और उसके सामने भीड़ थी। प्रत्यक्षता पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। वो होटल की लॉबी में लौटा। उसने वहां से ब्लास्ट में फोन किया और विक्रम सूरी के कत्ल की कोशिश की और मरियम डिसूजा के कत्ल की खबर दाखिल दफ्तर कराई। अब उसे रात बिताने को कोई सेफ ठिकाना चाहिए था। उसे गगन महल का ख्याल आया। वो फिर कार में सवार हुआ और गगन महल की ओर रवाना हुआ, जो कि पुराने झेरी गांव से कोई 6 मील आगे स्थित था। 12:30 के करीब वो वहां पहुंचा तो उसने गगन महल को वैसा भूतों का डेरा न पाया जैसा कि वो उसे तब लगा था जबकि वहां बड़े कुंवर जी गगन प्रताप सिंह का कत्ल हुआ था। उस घड़ी वो जगमग जगमग कर रहा था और ड्राइव वे में खड़ी कारें बता रही थी कि भीतर कोई पार्टी चल रही थी। आयरन गेट के पास तैनात दरबान के बड़े अदब से उसके लिए दरवाजा खोला और उसकी कार को भीतर दाखिल हो लेने दिया। महल के मेन हॉल में वाकई पार्टी चल रही थी। राजकुमारी रूप कंवर राष्ट्रीय परिधान में मेहमानों में विचर रही थी। तुम? उसने सुनील को देखा तो भौचक्की सी बोली, यहाँ इतनी रात गए? मुझे खुशी है कि राजकुमारी जी ने मुझे पहचान लिया है, वो बोला। तुम भी कोई भूलने वाली चीज हो? सुनील बड़े अदब से हंसा। कैसे आए? भटका हुआ पटोही हूँ, रैन बसेरे की तलाश में हूँ। राजकुमारी जी की इनायत हो जाए तो रात चैन से कट जाए। बस? जी हाँ। तो क्या मुश्किल काम है? अभी पार्टी का आनंद लो, बाद में। अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ। ठीक है। आनन फानन उसे पहली मंजिल के एक रास्ती गेस्ट रूम में पहुंचा दिया गया, जहां जाते ही सुनील पलंग पर ढेर हो गया। लेकिन खूब थका होने के बावजूद नींद उसकी आंखों से दूर रही। हर घड़ी उसके जहन में एक ही ख्याल हथौड़े की तरह दस्तक देता रहा। कौन था कातिल? यही सोचते 1 घंटा गुजर गया। फिर थोड़ी देर के लिए उसे झपकी आई और फिर जैसे ही उसी ख्याल ने उसे झंझोड़ कर जगा दिया। कौन था कातिल? यूं ही सोते जागते कातिल का तस्वुर करते सवेरा हो गया। तब एकाएक जैसे सूरज की पहली किरणों ने उसके ज्ञान चक्षु खोले। हे भगवान, ये बात उसे पहले क्यों न सूझी? रहस्य की उस गुत्थी का वो हल तो मुंह बाए उसे ताक रहा था। वो ही था जो उससे नजर नहीं मिला पाया था। अब सारी कहानी दिन की तरह साफ हो गई। भ्रम और शंका के तमाम बादल छंट गए। अगले आधे घंटे में उसने केस की एक एक घटना को तरतीबवार सोचा तो रही सही कसर भी पूरी हो गई। अब वो जानता था कि कातिल कौन था और किस षड्यंत्र के तहत 2 खून हुए थे। लेकिन सबूत कहाँ था? एक्शन रीप्ले की तरह सारे वाकयात उसने एक बार फिर अपने जहन पर उतारे। सबूत पैदा हो सकता था, एक दाव के जरिए जो कि चल सकता था और नहीं भी चल सकता था। कोशिश कर देखने में क्या हर्ज था? मौजूदा हालात में तो कोई हर्ज नहीं था। एक बार वो फैसला कर चुकने के बाद उसे सुकून महसूस होने लगा और फिर तत्काल उसे नींद ने आ दबोचा। इस बार वो नींद से जागा तो उसने पाया कि दोपहर हो चुकी थी। वो बिस्तर से निकला। उसने बाहर गलियारे में मौजूद एक नौकर को जताया कि वो जाग गया था और फिर नित्य क्रम से निर्वृत्त होने के लिए बाथरूम में घुस गया। वो वहां से बाहर निकला तो उसने ब्रेकफास्ट की ट्रॉली को अपना इंतजार करते पाया। ट्रॉली में 3-4 अखबार भी थे, जिनमें एक अखबार मिड डे था। मिड डे अन्य अखबारों की तरह प्रातः काल नहीं, राजनगर से दोपहर में प्रकाशित होता था और इसी वजह से केवल उसमें पिछली रात की घटनाओं का सविस्तार वर्णन था। चाय की चुस्कियों के साथ उसने अखबार पढ़ा। जो बातें उसमें प्रकाशित थी वो थी, विक्रम सूरी ने अपने बयान वाली चिट्ठी का जिक्र करके कोई ब्लफ नहीं मारा था। उस चिट्ठी का अस्तित्व वाकई था और उसके जिस दोस्त के पास वो चिट्ठी थी उसने सूरी पर हुए
कातिलाना हमले की खबर सुनते ही उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। चिट्ठी से पुलिस को ये मालूम हुआ था कि सुनील के कैसीनो के बार से रुखसत हो जाने के बाद मरियम ने सुनील का बिल की अदायगी में दिया 500 का नोट खुद हासिल कर लिया था और कैशियर से ये लिखवा लिया था कि वो नोट वहां सुनील ने दिया था। वो नोट और कैशियर का लिखा बयान पुलिस मरियम की ऑफिस टेबल के एक दराज से बरामद कर भी चुकी थी। विक्रम सूरी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। उसको न कोई जख्म गहरा लगा था और न कोई हड्डी टूटी थी। उसका जो जिस्मानी नुकसान हुआ था वो ये था कि उसके एक साइड के बाल झुलस गए थे और 3-4 जगह खरोंचे लगी थी। नतीजतन उसे फर्स्ट एड के बाद पिछली रात ही घर भेज दिया गया था। पुलिस को क्योंकि अब यकीन आ गया था कि कातिल सुनील था, इसलिए उन्होंने सुबह सवेरे कीर्ति थापर को रिहा कर दिया था। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा था कि अगर शाम तक सुनील ने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले न किया तो उसे फरार अपराधी घोषित कर दिया जाएगा और उसके लिए वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया। उसने शांति से ब्रेकफास्ट समाप्त किया और फिर पुलिस हेडक्वार्टर में प्रभुदयाल को फोन किया। सुनील बोल रहा हूँ, वो बोला। सुनील? प्रभुदयाल तत्काल बोला। कहाँ से बोल रहे हो? जहन्नुम से। जानते हो तुम्हारे खिलाफ मैं आधे घंटे में नॉर्थ शोर थापर की कोठी पर पहुंच रहा हूं। तत्काल उसने संबंध विच्छेद कर दिया। सुनील नॉर्थ शोर पहुंचा। पुलिस की रिसेप्शन कमेटी उसके इंतजार में थापर की कोठी के सामने मौजूद थी। वो कार से निकला तो बड़े ड्रामेटिक अंदाज से सब इंस्पेक्टर अनिल कपूर ने अपनी रिवॉल्वर उसकी ओर तान दी और कड़क कर बोला, हैंड्स अप। पागल हुआ है? सुनील बोला। हाथ ऊपर उठाओ वरना शूट नहीं कर दूंगा। शूट कर दूंगा। आया बड़ा शूट कर देने वाला। अबे जाके सब इंस्पेक्टर स्थान में क्यों नहीं रहता जहां से तू आया है? कपूर? प्रभुदयाल बोला। रिवॉल्वर नीचे। साहब जरा देखिए, सब इंस्पेक्टर तीखे स्वर में बोला। इसके कोट पर दाएं कोहनी के पास खून लगा हुआ है। सुनील ने अपने कोट का मुआयना किया तो पाया कि वहां वाकई खून लगा हुआ था। खून सूख चुका था, लेकिन हल्के रंग के कपड़े पर बना उसका चकता साफ दिखाई दे रहा था। खून कहां से लग गया? प्रभुदयाल कुछ क्षण अपलक उसकी तरफ देखता रहा और फिर बोला, सुनील तुम गिरफ्तार हो। क्या बड़ी बात है? सुनील बोला। ऐसे क्या मैं पहली बार गिरफ्तार हुआ हूं? लेकिन याद कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे गिरफ्तार करके हमेशा आपको पछताना ही पड़ा है। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तुम पर खून का इल्जाम है। पहले भी तकरीबन बार खून का ही इल्जाम था। इस बार हालात जुदा हैं। क्या जुदा है हालात में? तुम समझते हो मैं कातिल हूं। तुम समझते हो मैं कातिल हो सकता हूं? नहीं हो। नहीं हूं। मैंने कोई खून नहीं किया। मेरा मतलब है फिलहाल। सर ये ब्लफ मार रहा है, अनिल कपूर बोला। हमें बरगलाने की कोशिश कर रहा है। अबे लक्कड़ के बुरादे, अगर मैं कातिल होता तो क्या पुलिस को खबर करके यहाँ आता? सब स्टंट है। तुम जरा चुप रहो, प्रभुदयाल बोला, और तुम इधर मेरे से बात करो। यस सर, सुनील तत्पर स्वर में बोला। क्या किस्सा है? जवाब देने से पहले सुनील ने पीछे कोठी की तरफ निगाह उठाई। उसे फ्रंट हॉल के विशाल दरवाजे के सामने जो लोग खड़े दिखाई दिए वो थे लाजवंती थापर, कीर्ति थापर और उसकी दोनों बहनें विवेक वर्मा और विक्रम सूरी। विक्रम सूरी भी वहां मौजूद था, लेकिन अपने खुरचे हुए चेहरे और अजले बालों की वजह से अब पहले जैसा हसीन नहीं लग रहा था। बढ़िया, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, प्रभुदयाल बोला। मेरा जवाब ये है आला हजरत, सुनील बोला, कि मैं यहाँ असली कातिल को तुम्हारी खिदमत में पेश करने आया हूँ। चांदी की तश्तरी में रखकर, सोने का वर्क लगाकर, हीरे का लौंग जड़कर। रिपोर्टर साहब, अगर ये कोई नई सुनीलियन पुड़िया है तो ये कोई पुड़िया नहीं है। अब पुड़िया देने की स्टेज गुजर गई है। अब तो सर्जरी की स्टेज आ गई है, मेजर सर्जरी की। क्या मतलब? तुम मुझे सिर्फ 10 मिनट की मोहलत दो, फिर 11वें मिनट में कातिल की गर्दन तुम्हारे हाथ में होगी। कौन है कातिल? पहले नाम लो उसका। ऐसे नहीं। क्यों? क्यों ऐसे नहीं? क्योंकि पूरी दास्तान सुने बगैर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। यानी कि कथा किए बिना नहीं मानोगे। ऐसा ही है कुछ कुछ।
मैं असलियत तुम्हारे हलक में हाथ देकर निकलवा सकता हूँ। कोशिश कर देखो। इंस्पेक्टर साहब, एकाएक लाजवंती बोली। जो कुछ ये कहना चाहता है आप इसे कह क्यों नहीं लेने देते? आखिर 10 मिनट की तो बात है। प्रभुदयाल क्षण भर को हिचकिचाया और फिर सख्ती से बोला, 10 मिनट, 1 मिनट भी ऊपर नहीं। कबूल, सुनील बोला। और मेरे ख्याल से आप लोग भीतर आ जाइए, लाजवंती बोली। सिपाहियों के अलावा सब लोग भीतर ड्राइंग रूम में पहुंचे, जहां अनिल कपूर रिवॉल्वर की मुठ पर हाथ रखे बड़ी मुस्तैदी से दरवाजे पर खड़ा हो गया और बाकी सब जने बैठ गए। अब बोलो, प्रभुदयाल बोला। पूरा 1:30 बजा है। सुनील ने अपनी घड़ी में टाइम देखा और फिर उसे कलाई पर से उतारकर अपने सामने मेज पर रख लिया। मुझे मालूम है तुम। तो अब सुनील भाई मुल्तानी पेश करता है डबल मर्डर की कहानी। सुनील बड़े नाटकीय अंदाज से बोला, गुल गया गुलशन गया, बुलबुल की सवारी आई। अब जरा जिगर थाम के बैठो, मेरी बारी आई। प्रभुदयाल के चेहरे पर गहन वितृष्णा के भाव आए, लेकिन वो मुंह से कुछ न बोला। विकी, सुनील बोला, तुम कहते हो कि बोट में किसी ने तुम्हारे सिर पर पीछे से वार किया था? हाँ, यानी कि तुमने वार करने वाले की सूरत नहीं देखी थी? वो तुम थे। ये महज तुम्हारा अंदाजा है, लेकिन अगर मैं भी था तो असल में तुमने मेरी सूरत नहीं देखी थी। वहां अंधेरा था। तूफाने हमदम, ये लिफाफेबाजी छोड़ो और 2 टूक जवाब दो कि तुमने अपने आक्रमणकारी की सूरत देखी थी या नहीं देखी थी? नहीं देखी थी, लेकिन वो तुम ही थे जो जाके लौट आए थे। आई रिपीट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तुमने अपने आक्रमणकारी की सूरत नहीं देखी थी। नहीं देखी थी, वो कठिन स्वर में बोला। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। वो आक्रमणकारी कोई भी हो सकता था, यहाँ तक कि कोई औरत भी हो सकती थी। औरत? क्यों नहीं? जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे पीछे कौन था, तो औरत क्यों नहीं? वो खामोश रहा। जब तुम्हारे आक्रमणकारी ने बोट में कदम रखा, तो तुम्हें उसकी इस हरकत का एहसास नहीं हुआ था? हुआ था। पानी में डोलती बोट में कोई कैसे मुझे बिना खबर लगे सवार हो सकता था? एग्जैक्टली। तब मैंने समझा था कि तुम्हें वापस लौट आए थे। मैंने तुम्हें नाम लेकर पुकारा भी था, लेकिन तभी मेरी खोपड़ी पर एक भारी चीज आकर लगी थी, जो कि बाद में पुलिस ने मुझे बताया था कि एक लोहे के पाइप का टुकड़ा था। उसके तुरंत बाद मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद क्या हुआ था मुझे नहीं मालूम। उस पाइप के टुकड़े को, प्रभुदयाल बोला, हमारे फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट द्वारा एग्जामिन किया जा रहा है। रिपोर्टर साहब, अगर उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान निकले तो उससे सिर्फ ये साबित होगा कि कभी मैंने भी उसे हैंडल किया था, ना कि ये कि वो पाइप का टुकड़ा मैंने सूरी के सिर में मारा था। ऐसा नहीं किया था तो हैंडल क्यों किया? क्योंकि जब मैं इसकी बोट में इससे मिला था, तब वो उस सीट पर पड़ा था जिस पर कि मैं जाकर बैठा था। सीट पर इसलिए पड़ा था क्योंकि इसने जानबूझकर उसे वहां रखा था, क्योंकि ये जानता था कि जब मैं सीट पर बैठूंगा तो वो मुझे चुभेगा और तब मैं एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तौर पर उसे उठाकर नीचे डाल दूंगा, जैसा कि मैंने असल में किया था। यूं उस पाइप पर मेरी उंगलियों के निशान बन जाना क्या बड़ी बात थी? लेकिन अगर उस पर तुम्हारे अलावा किसी और की उंगलियों के निशान न मिले तो? आपकी तो का जवाब मेरे पास है। आप बराए मेहरबानी मुझे कहानी को आगे बढ़ाने दीजिए, फिर मैं उस मुद्दे पर भी आता हूँ। अच्छी बात है। मैं कहाँ था? हाँ विकी, तो तुम कहते हो कि तुम्हारी खोपड़ी पर लोहे के पाइप से वार हुआ था, जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गए थे और होश में आने पर तुम कूदकर इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि आक्रमणकारी मैं था। तुम्हारे सिवाय कोई और हो ही नहीं सकता था आक्रमणकारी। सूरी भुनभुनाता सा बोला। फिर भी कि ये सिर्फ ख्याल है तुम्हारा कि वो आक्रमणकारी मैं था। इस ख्याल को यकीन में बदलने का तुम्हारे पास कोई जरिया नहीं है, तो ऐसा ही। वो यूं बोला जैसे वो बात कबूल करके उसका कलेजा फट रहा है। लेकिन फिलहाल इतना ही काफी है। वो लाजवंती की तरफ घुमा। चाय जी, मैं आपको पहले कत्ल की रात की याद दिलाना चाहता हूँ। उस रात आप और दिलीप इकट्ठे आपकी कार पर यहाँ लौटे थे। तब पिछली सीट पर कीर्ति की सैंडलें और बालों का एक क्लिप पड़ा था। आपने अपने बेटे को कहा था कि वो
वो सामान उठाकर भीतर ले आए, ठीक? हाँ, लाजवंती बोली। आपने दिलीप को बताया था कि वो सामान असल में कीर्ति का था, जो कि इत्तेफाक से आपकी कार में पड़ा था। नहीं, अच्छी तरह याद है आपको? हाँ, यानी कि दिलीप को नहीं मालूम था कि वो सामान कीर्ति का था। जाहिर है, अब क्योंकि वो सामान आपकी कार में पड़ा था और उसे भीतर ले आने के लिए दिलीप को आपने कहा था, इसलिए दिलीप का सहज ही ये सोच लेना कि वो सामान आपका था, क्या स्वाभाविक नहीं था? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिलीप ने वो सामान भीतर लाकर आपके, आई रिपीट, आपके, न कि कीर्ति के बेडरूम में रखा होगा, क्योंकि उसने समझा था कि वो सामान आपका था। लाजवंती ने सहमति में सिर हिलाया। तो क्या हुआ? एकाएक विवेक वर्मा तीखे स्वर में बोला। इससे साबित क्या हुआ? इससे ये साबित हुआ दिलबर जानी कि वो दोनों चीजें, वो सैंडल से उखड़ी एड़ी, वो बालों का क्लिप, हत्यारे ने चाय जी को फंसाने की नीयत से मौकाए वारदात पर प्लांट की थी, न कि कीर्ति को फंसाने के लिए। तो भी क्या हुआ? तो ये हुआ मिस्टर वर्मा कि तुम हो वो आदमी जिसकी की ये करतूत थी। झूठ, बिल्कुल झूठ, वर्मा आवेशपूर्ण स्वर में बोला। सुनील जोर से हंसा। तुम? प्रभुदयाल बोला। ये कहना चाहते हो कि मिस्टर वर्मा ने दिलीप थापर का कत्ल किया था? अभी नहीं कहना चाहता, सुनील बोला। मैंने वो माल अलग बांध के रखा हुआ है जो बढ़िया है। अभी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उस रात अनजाने में, मुगालते में, वर्मा ने मौकाए वारदात पर कीर्ति के खिलाफ सबूत प्लांट कर दिए थे, जबकि उसकी असल मंशा ये थी कि कीर्ति पर कोई शक भरी निगाह न पड़े, उस पर हर्फ न आए। क्यों? इस क्यों का बेहतर जवाब तो कीर्ति ही दे सकती है। आप बताइए कि क्यों वर्मा ने ऐसा किया कि कातिल होने का शक आप पर होने की जगह किसी और पर हो। मुझे, वो हकलाती सी बोली, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। आपको सब पता है, लेकिन अगर आप मेरी जुबानी सुनना चाहती हैं तो चलिए मैं ही बताता हूँ। जनाबे हाजरीन सुनिए। तब सुनील ने बयान किया कि कैसे वर्मा ने कमल सक्सेना बनकर हर्षिता को उल्लू बनाया था और उसका दिलीप थापर से तलाक करवाया था, और फिर कैसे उसके निर्देश पर कीर्ति ने विदुर थापर को अपने पर आशिक कराने का अभियान छेड़ा था और आखिर में उससे शादी की थी। सबूत के तौर पर उसने हैंड पेंटेड टाई, दोनों तस्वीरें और आर्टिस्ट द्वारा बनाए गए दोनों स्केच पेश किए। प्रभुदयाल ने बड़े गौर से उन तमाम चीजों का मुआयना किया। तब वो इस काम से निपटा तो उसकी निगाहों का फोकस सुनील नहीं, कीर्ति थी। ये सच है? प्रभुदयाल उसे घूरता हुआ बोला। नहीं, कीर्ति फंसे कंठ से बोली। ये सब झूठ है, वर्मा गुस्से से बोला। ये आदमी किस्से गढ़ने में माहिर मालूम होता है। सूरी ने भी बिना मांगे अपनी राय पेश की। सुनील ने नमिता और मोहिनी पर निगाह डाली। किसी ने उससे निगाह न मिलाई। उस घड़ी चाईजी भी अपनी गोद में रखे अपने हाथों पर निगाह टिकाई थी। साफ जाहिर हो रहा था कि उस बाबत सब में कोई समझौता हो गया था। सबने मान लिया मालूम होता था कि क्योंकि उन पुरानी बातों का मौजूदा वाकयात से कोई रिश्ता नहीं था, इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़ने का सबने विरोध करना था। चाईजी, सुनील आहत भाव से बोला, आप भी रेवड़ में शामिल हो गई? लाजवंती ने सिर न उठाया। और तुम? वो वर्मा की तरफ घूमा। कैसे इस एहसास के साथ जी सकते हो कि हर्षिता की मौत की वजह तुम थे? तुम्हारी वजह से उसने दिलीप थापर से तलाक लिया और तुम्हारे विश्वासघात की वजह से उसने मौत की बाहों में पनाह पाई। झूठ, वर्मा बोला। बकवास। और आप वो औरत हैं, सुनील कीर्ति से बोला, जो उस दौलत पर काबिज है जो कि हर्षिता की होनी चाहिए थी। आप दोनों की दौलत के लालच ने एक निरीह औरत की जान ली। कहने को हर्षिता ने आत्महत्या की थी, लेकिन उसको वो कदम उठाने के लिए मजबूर करने वाला ये आपका जोड़ीदार था। आप वो औरत हैं जिसने हर्षिता का घर संसार उजाड़ा, जिसने उसका पति उससे छीना, जिसने उसे मौत के मुंह में धकेला। रात को नींद आ जाती है आपको, या सारी रात हर्षिता को अपनी कब्र में करवटें बदलते देखते गुजरती है? कीर्ति का चेहरा फक पड़ गया। उसके होठ कांपे, लेकिन मुंह से बोल न फूटा। क्या आपकी आत्मा बिल्कुल मर गई है? क्या दौलत ही आपका ईमान बन गया है? आपको कभी ख्याल नहीं आता
कि कभी आपने अपने बनाने वाले के रूबरू भी पेश होना है और वो आपसे कुछ पूछेगा नहीं, क्योंकि वो सब कुछ जानता है, क्योंकि वो ही सब कुछ जानता है। मैं नहीं जानती थी, वो आर्तनाद करती हुई बोली। कीर्ति, वर्मा टपट कर बोला। मैं नहीं जानती थी कि विवेक ने हर्षिता के साथ क्या खेल खेला था। कीर्ति, शट अप। आप जानती थी। सुनील ने तपते लोहे पर चोट की। आप सब कुछ जानती थी। तब नहीं जानती थी, कीर्ति बोली। बाद में जाना, बहुत बाद में, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तब तक जो होना था हो चुका था। मेरा ईश्वर गवाह है, मैं नहीं जानती थी कि विवेक ने हर्षिता को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसे दिलीप से तलाक लेने के लिए मजबूर किया था, ताकि वो मेरे से फंसने के लिए, मेरे से शादी करने के लिए आजाद होता। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैंने विवेक के कहने पर दिलीप को अपने रूप जाल में फंसाकर उसे अपने से शादी के लिए तैयार किया। लेकिन मैं फिर कहती हूँ, इसकी वजह से हर्षिता के साथ जो बीती थी उसकी मुझे भनक तक नहीं थी। मैंने शादी जरूर इसके कहने पर की थी, लेकिन मैंने हमेशा एक निष्ठावान बीवी बन के दिखाया था। गैर मर्द से प्यार? सुनील सूरी की ओर इशारा करता हुआ बोला। उसके साथ भाग जाने के इरादे, ये निष्ठावान बीवी के काम होते हैं? वो सब मैंने तब किया जबकि पानी सिर से ऊंचा हो गया था। मैं मानती हूँ, वो मेरी गलती थी। आज मुझे अपनी हरकतों पर पश्चाताप हो रहा है। मुझे यूं पाप की भागी नहीं बनना चाहिए था। मेरे से गलती हुई। मेरा ईश्वर जानता है कि तनाव हद से ज्यादा बढ़ जाने की वजह से मैं भटक गई। एकाएक उसने अपने हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया और हौले हौले सुबकने लगी। सूरी उठकर उसके करीब पहुंचा और उसका कंधा थपथपाकर उसे दिलासा देने लगा। मत छुओ मुझे, वो तमक कर बोली। सूरी हड़बड़ाकर परे हटा। तुम इधर मेरी तरफ देखो, प्रभुदयाल सुनील से बोला। यस सर, सुनील बोला। मैंने मान लिया कि 2 साल पहले ऐसा षड्यंत्र रचा गया था जिसके तहत दौलत की खातिर कीर्ति ने थापर से शादी की थी। लेकिन इस बात का उसके कत्ल से क्या रिश्ता है? ये बात विवेक वर्मा नाम के इस आदमी का असली चरित्र उजागर करती है। ये बात ये स्थापित करती है कि दौलत की खातिर ये आदमी कुछ भी कर सकता है। ये बात उस उद्देश्य की तरफ इशारा करती है जिसके तहत इसने मौकाए वारदात पर ऐसे सूत्र प्लांट किए जो कि कातिल होने के मामले में चायजी की तरफ इशारा करते। अब ये जुदा बात है कि धोखे में ये कीर्ति के खिलाफ ही सूत्र प्लांट कर बैठा, यानी कि जो सैंडल की एड़ी और बालों का क्लिप इसने चायजी का जानकर मौकाए वारदात पर रखा था, वो असल में कीर्ति का सामान निकला था। प्रभु, ये शख्स कीर्ति को अपने पति के कत्ल के इल्जाम में फंस जाना अफोर्ड नहीं कर सकता था। कीर्ति के कातिल साबित होने का मतलब था कि ये अपने पति की दौलत से बेदखल हो जाती, इसे सजा हो जाती, तो सब माल चायजी के हाथों में पहुंच जाता और यूं इसका तो सारा खेल ही बिगड़ जाता। लेकिन बेटे के कत्ल का शक मां पर ट्रांसफर करना कैसे चल जाता? कौन मानता कि मां ने बेटे का खून किया था? ये अपने आप में सबूत है कि लाजवंती और दिलीप मां बेटा नहीं थे, और इस बात को वर्मा से बेहतर कौन जानता हो सकता था? हरिमोहन थापर की दौलत हथियाने के लिए इन्हें उसकी फर्जी बहू और दिलीप को फर्जी पोता इसी ने तो बनाया था। लाजवंती जरूर कभी थापर की असली बहू की करीबी रह चुकी थी, जिसकी वजह से ये उसके बारे में, थापर के बेटे के बारे में, उसके पोते के बारे में बहुत सी ऐसी बड़ी अंदरूनी बातें जानती थी, जिसकी बिना पर वर्मा के इशारे पर ये हरिमोहन थापर के ट्रस्टियों को ये विश्वास दिलाने में कामयाब हुई कि ये हरिमोहन थापर की बहू थी और दिलीप इसका बेटा और थापर का पोता था। वर्मा से बेहतर इस हकीकत को कौन जानता था कि लाजवंती का असल में दिलीप कुछ नहीं लगता था और दौलत की बंदर बांट में ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि दौलत पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए लाजवंती को दिलीप का खून कर देना पड़ा था। ओह, ये वो शख्स है जिसने परसों मेरे फ्लैट पर मेरे सामने ये संभावना व्यक्त की थी कि चायजी भी दिलीप की कातिल हो सकती थी, क्योंकि असल में सिर्फ ये ही जानता था कि चायजी दिलीप की मां नहीं थी, वो दिलीप की कुछ भी नहीं थी। आई सी।
उसी रोज इसी ने मुझे ये हिंट भी दिया था कि थापर का कत्ल करने वाला और मौकाए वारदात पर कीर्ति का निजी सामान प्लांट करने वाला कोई एक ही शख्स नहीं था। इसी ने इस बात पर जोर दिया था कि जब हत्यारा हत्या को दुर्घटना साबित करना चाहता था तो बोट हाउस में कीर्ति को फंसवाने वाले सूत्र प्लांट करने की क्या जरूरत थी। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि दूसरे काम को इस शख्स ने अंजाम दिया था, लेकिन अफसोस कि तब ऐसा नहीं हो सका था। प्रभु, ये आदमी बहुत पहुंचा हुआ है। इसकी आंख में सुअर का बाल है। ये जो न कर गुजरे वही थोड़ा है। अगर कत्ल के इल्जाम में चायजी को फंसाने की इसकी चाल कामयाब हो जाती तो बाद में किसी खुफिया तरीके से यही पुलिस को सुझा देता कि लाजवंती असल में दिलीप की मां नहीं थी। अब क्योंकि दिलीप मर चुका था इसलिए यह ये भी दावा कर सकता था कि बेटा तो असली था लेकिन मां नकली थी। प्रभु, इस शख्स के तरकश में बहुत तीर हैं और ये एक तीर से कई कई शिकार कर सकता है। इसलिए इसने थापर की जेब में 500-500 के नोटों की सूरत में मौजूद 40,000 रुपए निकाल लिए ताकि अगर चायजी किसी तरह से शक से बरी हो जाए तो वो कत्ल किसी चोर का काम समझ लिया जाए। हे भगवान, एकाएक नमिता कलप कर बोली, क्या कोई इस आदमी की जुबान नहीं पकड़ सकता? क्यों इसे हर किसी के खिलाफ जहर उगलने की इजाजत दी जा रही है? गुले गुलजार, सुनील व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। यार की हिमायत में बोलकर अपना फर्ज निभाने का ख्याल बड़ी देर में आया। यू गाली मत देना। अंग्रेजी में तो हरगिज मत देना, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। जो गाली दी तो नहीं मिलेगा। उसने तत्काल होठ खींच लिए। क्या गुड न्यूज है तुम्हारे पास? मोहिनी पहली बार बोली। अभी मालूम होता है, जरा धीरज रखो। तुम? प्रभुदयाल बोला। ये कहना चाहते हो कि थापर का कत्ल वर्मा ने किया है? मैं वहीं पहुंच रहा हूं माई बाप, लेकिन पहले मुझे उस बारूद की कहानी कह लेने दो जो कि मुझे थापर की बोट में लगा मिला था। तो जरा जल्दी जल्दी जुबान चलाओ। ओके, सुनो। बात कुछ यूं बनती है कि हत्यारे को इस तथ्य की वाकिफियत थी कि थापर की बोट की डीजल की टंकी लीक करती थी। उसे यह भी मालूम था कि कीर्ति की रिवॉल्वर कहां उपलब्ध थी और वो थापर की इस खास आदत से भी वाकिफ था कि रात को सोने से पहले वो मोटर बोट लेकर समुद्र में निकल पड़ता था। उसे ये भी मालूम था कि बोट हाउस में बारूद की छड़ों की एक पेटी पड़ी थी। अब उसने जो किया वो ये था कि थापर की गैर हाजिरी में उसने उसकी बोट में बारूद लगा दिया और खुद थापर के इंतजार में बोट हाउस में छुप के बैठ गया। थापर आकर बोट में सवार हुआ। ज्यों ही उसने बोट का इंजन स्टार्ट किया, हत्यारा प्रकट हुआ और उसने थापर को शूट कर दिया। उस घड़ी गोली की आवाज किसी ने सुनी भी होगी तो उसे बोट के इंजन के बैक फायर करने की आवाज समझा होगा। अब यहां से आगे हत्यारे की मूल योजना ये थी कि वो लाश के साथ बोट में सवार होता, उसे चलाकर समुद्र में काफी आगे तक ले जाता, वहां थापर की लाश को वजन बांधकर डुबो देता, बारूद के असाधारण रूप से लंबे पलीते को सुलगाता और बोट को समुद्र की छाती पर डोलती छोड़कर तैरकर वापस किनारे आ जाता। यूं जब विस्फोट होता तब ऐन उस वक्त वो किसी के साथ होता जो ये कहने वाला बनता कि विस्फोट के वक्त तो हत्यारा उसके साथ था। कीर्ति की रिवॉल्वर का वो क्या करता? उसे वो साफ करके चली हुई गोली की जगह नई गोली डाल के वापस कीर्ति की कार के ग्लोव कंपार्टमेंट में रख देता, जहां से कि वो उसने निकाली होती। उसकी योजना के अनुसार लाश तो बरामद होनी नहीं थी और विस्फोट की वजह से बोट के परखच्चे उड़ जाने थे। तब कौन कहता कि असल में थापर गोली खाकर मरा था? तब यही समझा जाता कि उसने लीक करती डीजल की टंकी को नजरअंदाज करने की गलती की थी, जिसकी सजा उसे जान खोकर मिली थी। यानी कि सहज ही ये मान लिया जाता कि लीक करती टंकी किसी प्रकार आग पकड़ गई थी और वही विस्फोट का कारण बनी थी। हत्यारे की इस शानदार योजना की खीर में मक्खी थान सिंह नाम के उस बोट मैकेनिक ने डाली, जो कि बुधवार सुबह लीक करती टंकी को अटेंड करने के लिए यहाँ बुलाया गया था। शाम को थान सिंह एक स्टैंड बाई टंकी के साथ वापस लौटा था। उसने लीक करती टंकी बोट में से निकालकर
अपनी स्टैंड बाई टंकी उसकी जगह लगाने की कोशिश की थी तो पाया था कि वो टंकी असल टंकी के खांचों में उसकी जगह फिट नहीं हो रही थी। तब वो स्टैंड बाई टंकी को बिना फिट किए, उसे बिना इंजन से कनेक्ट किए वहां से चला गया था। स्टैंड बाई टंकी इंजन से कनेक्ट नहीं हो सकी थी। इस बात की वो किसी को खबर नहीं कर पाया था, क्योंकि तब तक ये तमाम लोग कैसीनो के उद्घाटन के चक्कर में झेरी जा चुके थे। ये बात हत्यारे को भी नहीं मालूम थी कि थान सिंह की उस गड़बड़ी की वजह से वो मोटर बोट चल नहीं सकती थी। उसने थापर को बोट हाउस में आकर बोट में सवार होते और इंजन स्टार्ट करते देखा था, इसलिए वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो बोट चलने वाली नहीं थी। और जो वो एक बार स्टार्ट हो गई थी, उसकी वजह कार्बोरेटर में पहले से पहुंचे हुए डीजल की सीमित मात्रा थी। प्रभुदयाल का सिर स्वयं ही सहमति में हिलने लगा। कहने का मतलब यह है कि हत्यारे ने थापर को गोली मार दी, लेकिन तभी कार्बोरेटर का डीजल चूक जाने की वजह से इंजन बंद हो गया और फिर हत्यारे की लाख कोशिशों के बाद दोबारा स्टार्ट होकर न दिया। कर्टसी थान सिंह बोट मैकेनिक, उसकी आइंदा स्कीम के सारे कदम धाराशायी हो गए। यानी कि अब बोट को समुद्र में ले जाकर वहां थापर की लाश डुबो देना और बोट में भीषण विस्फोट का सामना करना संभव न रहा। उसके बाद उसने जो किया वैसा ही घिच-पिच किया जैसा कि बाद में वर्मा ने चायची को फंसाने की गरज में किया था। क्यों वर्मा? मैं कुछ नहीं जानता, मैं वहां नहीं था। तो फिर थापर की जेब से गायब 5-5 100 के नोट तुम्हारे कब्जे में कैसे आ गए? कौन कहता है वो मेरे कब्जे में आ गए थे? मैं कहता हूँ, और मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि उन्हीं नोटों का एक हिस्सा तुमने कत्ल से अगले रोज मेरे फ्लैट पर मुझे दिया था, मेरे बटुए में डालकर, मेरे बाकी सामान के साथ। तुम कभी साबित नहीं कर सकते कि ऐसे कोई नोट तुम्हें मैंने दिए थे। प्यारेलाल, ऐसे तो तुम भी साबित नहीं कर सकते कि वो नोट तुमने मुझे नहीं दिए थे। अब मैं समझता हूँ कि कानून के रखवाले इस मामले में मेरी जुबान को अहमियत देंगे, न कि ऐसे शख्स की जुबान को जो कि धोखेबाज है, फरेबी है, ठग है, पराई दौलत पर घात लगाने वाला नटवरलाल है, जो एक औरत को अपने प्रेम जाल में फंसाकर आत्महत्या के लिए मजबूर कर चुका है और दूसरी को दौलत की ललक में आज भी अपने हाथों की कठपुतली बनाए हुए है। बकते रहो, वर्मा लापरवाही जताता हुआ बोला। लेकिन हकीकत यह है कि मैं कत्ल की बाबत कुछ नहीं जानता, और मैं न ही ये जानता हूँ कि 5-5 100 रुपए के 10 नोट तुम्हारे पास कहाँ से आए। कितने नोट? 10 नोट, 5000। तत्काल वो होठ काटने लगा। इंस्पेक्टर साहब, सुनील विजेता के से स्वर में बोला, अब आगे कुछ कहने की जरूरत है? तुम्हें कैसे पता है? प्रभुदयाल वर्मा को घूरता हुआ बोला कि 5-5 100 के वो नोट 10 थे। सुनील ने तो अभी इस बात का जिक्र नहीं किया था। इसका सामान लौटाने से पहले मैंने इसका बटवा चेक किया था और वो नोट गिने थे। यानी कि वो पहले से ही वहां थे? जाहिर है। नहीं जाहिर है, सुनील सख्ती से बोला। मेरे कपड़े तो उस रोज शाम को ही उतरवा लिए गए थे, जबकि वो नोट तो रात को थापर को कैसीनो में रॉलेट की टेबल पर हुई जीत के एवज में मिले थे। जब मेरा बटवा मेरे काबू में ही नहीं था तो मैं उसमें नोट कैसे रख सकता था? नहीं रख सकते थे तो नहीं रख सकते थे। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने वो नोट तुम्हारे बटवे में नहीं रखे थे। तो किसने रखे थे? मुझे क्या पता? तो और किसे पता है? जब मेरा सारा निजी सामान। बोलते रहो, बोलते रहो। तुम 7 जन्म मेरे से ये नहीं कहलवा सकते कि वो नोट थापर की जेब से मैंने निकाले थे। तुम 7 जन्म साबित नहीं कर सकते कि थापर का कत्ल मैंने किया था। कबूल नहीं कर सकता। वर्मा ने हैरानी से सुनील की तरफ देखा। अब पूछो क्यों नहीं कर सकता? सुनील बोला। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे मालूम है कि थापर का कत्ल तुमने नहीं किया है। तो तुम्हें मालूम है? हाँ, तुमने थापर का कत्ल नहीं किया। तुमने तो वहां एकाएक पहुंचकर कातिल को फौरन भाग निकलने के लिए मजबूर किया था। कातिल बोट हाउस से खिसका था कि तुम वहां पहुंचे थे। तुमने वहां थापर को मरा पड़ा पाया था। तब तुम कूद कर इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि कैसीनो में अपने घोर अपमान से विपरीत कीर्ति ने ही थापर को शूट कर दिया था। कीर्ति का थापर के कत्ल में लपेटा जाना
तुम्हारी सारी योजना चौपट कर सकता था। उस कत्ल में कीर्ति का लपेटा जाना तुम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तब कीर्ति की तरफ से ध्यान हटाने की पहले तुम्हें जो तरकीब सूझी, जो कि तुमने फौरन आजमाई कि ये जाहिर किया जाए कि वो किसी चोर का काम था, लिहाजा तुमने थापर की जेब में मौजूद 5-5 100 के 80 नोट निकालकर अपने अधिकार में ले लिए और बाद में उन्हीं नोटों में से 10 नोट मुझे लौटाने की मूर्खता की। लेकिन फिर तुमने महसूस किया कि चोर वाली कहानी कमजोर थी। तब तुम्हें चाय जी का ख्याल आया, जो कि कोठी में नशे में धुत दीन दुनिया से बेखबर सोई पड़ी थी। तब तुमने उसे फंसाने का सामान किया। तुमने मौकाए वारदात पर ऐसे सबूत प्लांट किए जो कि तुम्हारी निगाह में चाय जी की तरफ इशारा होते और वहां से खिसक गए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो हम देख लेंगे, एकाएक प्रभुदयाल बोला, कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। पुलिस से तुम्हारी पैंतरेबाजी नहीं चलने वाली। और रिपोर्टर साहब, तुम्हारे 10 मिनट खत्म हुए। मेरी कहानी भी समझो कि खत्म हुई। सुनील मेज से घड़ी उठाकर वापस कलाई पर बांधता हुआ बोला, बस सिर्फ ये बताना बाकी है कि दिलीप थापर का कत्ल किसने किया। किसने किया? उसी ने जिसने मरियम डिसूजा का कत्ल किया और सूरी के कत्ल की कोशिश की। ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई। कातिल भला अपना कत्ल क्यों करता? अपना कत्ल? कौन है कातिल? ये भी कोई पूछने की बात है। इंस्पेक्टर साहब, ये है कातिल। और सुनील ने बड़े नाटकीय अंदाज में सूरी की तरफ उंगली तानी। वातावरण में एकाएक मरघट का सा सन्नाटा छा गया। सबकी हैरानी भरी निगाहें विक्रम सूरी पर फोकस हो गई। ये आदमी पागल हो गया है, एकाएक सूरी भड़क कर बोला। इसको चुप न कराया गया तो ये बारी बारी सबको कातिल करार देकर मानेगा। मेरे जिगर के टुकड़े, सुनील मीठे स्वर में बोला, तू ही कातिल है। यूं तुम अपनी बला मेरे से नहीं मर सकते। मेरे पर कोई बला हावी नहीं है। मेरे खिलाफ जो इकलौता सबूत है जिसको ले लेकर तुम उछल रहे हो, वो 500 का नोट है जो कि मैंने कैसीनो के बार में खर्च किया था। लेकिन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वो नोट मेरे पास कहां से आया था। तुम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर चुके हो। वर्मा ने वो नोट खुद तुम्हें दिया होना कबूल नहीं किया है। कर लेगा ना कृपा निधान? प्रभुदयाल ने बड़ी मजबूती से सहमति में सिर हिलाया। तुम साबित कर सकते हो कि मैं कातिल हूं? सूरी गर्जा। कोशिश कर सकता हूं, सुनील बड़े इत्मीनान से बोला। वैसी ही कोशिश जैसी अभी तुमने वर्मा के खिलाफ की, उससे बेहतर। सब बकवास, सब। तुम इस बात से इनकार कर सकते हो कि संपन्न औरतों को फंसाकर उससे पैसा हैंटना तुम्हारा कारोबार है। यूं तुम कई औरतों को फंसा चुके हो और तुम्हारी लेटेस्ट शिकार कीर्ति है। तुम एक फीमेल हो, जिगोलो हो, जिसका असली चरित्र मामूली जांच पड़ताल से ही उजागर हो सकता है। बहस के लिए मैंने मान लिया मैं ऐसा हूं। अब इतने से साबित हो गया कि मैं कातिल हूं? इतने से तो नहीं हो गया। तो फिर? मैडम, उसे नजरअंदाज करके सुनील कीर्ति से संबोधित हुआ, क्या ये सच नहीं है कि ये शख्स जो आपकी मोहब्बत का दम भरता था, हमेशा आपको अपने पति से तलाक के लिए उकसाता रहता था, हमेशा आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास चले आने की राय देता रहता था? ऐसी एक राय इसने बुधवार शाम को जेरी के कॉटेज में भी आपको दे दी। किनारा कर लो शैतान से, फौरन छोड़ दो, मेरे से शादी कर लो, पीछा छड़ाओ उससे, मेरे पास आ जाओ। ऐसा पता नहीं क्या कुछ इसे आपको कहते मैंने खुद अपने कानों से सुना था। कीर्ति ने उत्तर न दिया। वो बार बार थूक निकलने लगी और बेचैनी से पहलू बदलने लगी। तुम पागल हो, सूरी बोला। तो इतना नहीं समझते कि अगर ये सच में थापर से तलाक ले लेती तो दौलत तो पीछे थापर के पास ही रह जाती? नहीं रह जाती। नीम पागल बर्बर पाशविक थापर इनके साथ बहुत निर्दयता से पेश आता था। तलाक की अगर नौबत आती तो उसके बिना थापर का अमानवीय व्यवहार ही होता। यानी कि अगर क्रुएलिटी की बिना पर इन्हें तलाक हासिल होता तो प्रॉपर्टी सेटलमेंट में ये थापर की करोड़ों की जायदाद में हिस्सेदार बनती। और कहने की जरूरत नहीं कि शादी जैसा कोई अहम कदम तुम तब तक न उठाते जब तक कि कीर्ति को एक रिच डाइवोर्सी वाला दर्जा न हासिल हो जाता, जो कि पता नहीं कब होता। यू सेड इट माय डार्लिंग गेस्ट।
जो कि पता नहीं कब होता। ऊपर से कीर्ति का अस्थिर स्वभाव भी तुम्हारे मकसद की पूर्ति में आड़े आ रहा था। अक्सर इनकी अंतरात्मा इन्हें कचोटने लगती थी कि ये पति को धोखा देकर गैर मर्द के प्रेम पाश में बंधी हुई थी। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले ये दावा करके हटी हैं कि इन्होंने हमेशा एक निष्ठावान पत्नी बनके दिखाया था। अभी ये अपनी हरकतों पर पश्चाताप करके भी दिखा रही थी। ऊपर से ये बात भी कम से कम तुमसे छुपी ना होगी कि अपने पति के दुर्व्यवहार से आजिज आकर ये तुम्हारी तरफ झुकी थी। यानी कि अगर थापर निकट भविष्य में अपना व्यवहार सुधार लेता तो तुम्हारी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी और तुम्हारी लच्छेदार बातों के बावजूद ये तुमसे विमुख हो सकती थी। इन तमाम बातों का कुल जमा निचोड़ ये निकलता है कि अपने प्रेम पाश में फंसी बुलबुल को तुम लंबी ढील देना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। वैसे भी रिच डाइवोर्सी से शादी करने पर तुम्हें दौलत का सिर्फ एक हिस्सा मिलता, जबकि रिच विडो से रईस विधवा से शादी करने पर तुम्हारी पांचों उंगलियां घी में होती और सिर कढ़ाई में होता। इसी बात ने तुम्हें तुरंत कोई कदम उठाने के लिए प्रेरित किया और जो कदम तुमने उठाया वो था कत्ल। सुनील एक क्षण रुका और फिर बोला, अब देखो कैसे तुमने कत्ल को दुर्घटना का जामा पहनाने वाली तरकीब गढ़ी। थापर की बोट की डीजल की टंकी लीक करती थी, ये बात सारे घर को मालूम थी और कीर्ति के जरिए तुम्हें मालूम हो सकती थी। कोई बड़ी बात नहीं कि अपनी कत्ल की योजना के तहत टंकी में लीक भी तुमने ही बनाया हो। मुझे नमिता ने बताया था कि थापर रात को तब तक सोता नहीं था जब तक कि अपनी मोटर बोट पर सवार होकर वो समुद्र की लंबी सैर नहीं कराता था। ये उसकी पक्की आदत थी जिससे वो बारिश आंधी तूफान में भी किनारा नहीं करता था। इस बात की बाजरिया कीर्ति या किसी और तरीके से तुम्हें जानकारी होना भी कोई बड़ी बात नहीं। बोट हाउस में डायनामाइट की पेटी पड़ी थी और कीर्ति के पास एक रिवॉल्वर थी जो कि पिछले एक महीने से इनकी कार के ग्लोव कंपार्टमेंट में पड़ी थी। इन बातों की कीर्ति से जानकारी हासिल हो जाना और भी मामूली बात थी, लिहाजा तुमने कत्ल की अपनी योजना तैयार कर ली। बुधवार रात को तुमने अपनी योजना पर अमल शुरू किया। सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हुआ, लेकिन कत्ल के बाद जब तुमने मोटर बोट को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की तो तुम्हारी भरपूर कोशिशों के बावजूद वो स्टार्ट न हो पाई। तभी बाहर अपनी कार पर वर्मा पहुंच गया। कार की आवाज सुनकर तुम आतंकित हो उठे। तुमने रिवॉल्वर को पानी में फेंका और तुरंत वहां से भाग खड़े हुए। तुम्हारे वहां से खिसकते ही वर्मा बोट हाउस में पहुंचा। थापर की लाश देखकर उसने अपने ढंग से वारदात की लीपा पोती की, जो कि उसे उल्टी पड़ गई और जिसका नतीजा ये हुआ कि अगले रोज कीर्ति जेल में पहुंच गई। यानी कि ये एन उसी अंजाम पर पहुंची जिससे इन्हें बचाने की वर्मा ने भरपूर कोशिश की थी। लेकिन कीर्ति का थापर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार होना तुम्हें भी सूट नहीं करता था, इसलिए तुमने शक की सुई कीर्ति की तरफ से हटाकर किसी और की तरफ घुमाने की योजना बनाई। वो कोई और, बदकिस्मती से मैं बन गया। अब तुमने ऐसा इंतजाम करना था कि कत्ल का अपराधी मैं समझा जाता और कीर्ति को निर्दोष मानकर रिहा कर दिया जाता। तब तक मरियम डिसूजा से तुम्हें मेरे द्वारा बार में खर्च किए गए 500 के नोट की कहानी मालूम हो ही चुकी थी। कैसे मालूम हो चुकी थी? उसी ने बताई होगी। वो लड़की समझती थी कि उसके हाथ में बहुत मार्के की जानकारी आ गई थी, जिसे कैश करने की कोशिश करना उसकी फितरत से बखूबी मेल खाता था। कल रात तुमने खुद कहा था कि किन्हीं भी हालात में अपनी रोटियां सेकने का जुगाड़ करने लगना उस लड़की की फितरत में शुमार था, और यह कि ब्लैकमेल के मामले में उसे तुम मेरे से ज्यादा मोटे शिकार लगे थे। झूठ, बकवास। वो चिट्ठी जो तुमने अपने दोस्त को इस हिदायत के साथ दी थी कि अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो उसे पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा दिया जाए, भी तुमने मेरे खिलाफ दबाव बनाने के लिए ही लिखी थी। असल में तुम्हें तो कुछ होने वाला ही नहीं था। जो थोड़ा बहुत होने वाला था वो खुद तुम्हारे अपने हाथों होने वाला था। क्या प्यारे लाल, अपने बाल तुमने खुद झुलसाए, अपने जिस्म पर छोटी मोटी चोटें, छोटी मोटी खरोंचे तुमने खुद लगाई, अपने कपड़ों की धज्जियां तुमने खुद उड़ाई, अपने को विस्फोट का शिकार जाहिर करने के लिए
और भी जो कुछ करना जरूरी था वो तुमने खुद किया। फिर फोन करके मुझे बुलाने के बाद तुम मेरे इंतजार में अपने कॉटेज में पिछवाड़े में बोट में जा बैठे, जहां इतना अंधेरा था कि मुझे तुम्हारी वो खस्ता हालत दिखाई नहीं दी थी। दिखाई नहीं दी थी तो तुम्हें कैसे मालूम कि तब मेरी वैसी हालत थी? ऐसे मालूम है। सुनील ने अपनी दाईं कोहनी उसके सामने की और गरज कर बोला, देखो देखो, इसे कहते हैं जो चुप रहेगी जुबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। क्या? मेरे कोट पर खून लगा हुआ है। कहां से लगा ये खून? मेरी कोहनी तो घायल नहीं है प्यारे लाल, ये खून तुम्हारा है जो मेरे कोट को तब लगा था जबकि मैं बोट में कदम रखते वक्त सीढ़ियों पर लड़खड़ाया था। लड़खड़ाया क्यों था? क्योंकि तुमने जानबूझकर इसलिए सीढ़ियों पर मोबिल ऑयल बिखेरा हुआ था ताकि मैं लड़खड़ाऊं और तुम्हें मुझे सहारा देने का बहाना हासिल हो और यूं मेरे कोट पर खून लगा दिखने लगे। ये खून का धब्बा ही ये साबित करने के लिए काफी है कि उस घड़ी तुम्हारे जिस्म से खून बह रहा था, जो कि तुम्हारे हाथ से ट्रांसफर होकर मेरे कोट की बाह को लग गया था। रही सही कसर तब पूरी हो जाएगी जब मेरे कोट को लगे खून की और तुम्हारे खून के नमूने की लेबोरेटरी जांच होगी। तब तुमने मेरी बाह को खून जान के लगाया था ताकि बाद में मेरे पकड़े जाने पर यह साबित हो कि वो तुम्हारा खून था, तुम्हारा जिसे कि मैंने बोट विस्फोट में मार देने की कोशिश की थी। लेकिन प्यारे लाल, अब यही खून ये साबित कर रहा है कि वो तुम्हारे जिस्म से विस्फोट से पहले ही बह रहा था। कोट उतारो, प्रभुदयाल आदेशपूर्ण स्वर में बोला। जो हुक्म माई बाप, सुनील बोला। उसने कोट उतारकर उसकी जेबें खाली की और कोट प्रभुदयाल को सौंप दिया। इसका पहले से अपना एक्सीडेंटल हुलिया बनाए रखना क्यों जरूरी था? ऐसा ये तुम्हारी इससे मिल के चले जाने के बाद क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि विश्वसनीय तरीके से कपड़ों की धज्जियां उड़ाना, बिना किसी गंभीर नुकसान के बाल झुलसाना, बिना गहरे घाव किए अपने जिस्म पर से खून बहाना आनंद फानन होने वाला काम नहीं था। ये बड़े ठहराव, बड़े इत्मीनान से किया जाने वाला वक्त खाऊ काम था। ऊपर से ये भी जरूरी था कि इसके खून का कोई ताजा धब्बा मेरी पोशाक पर कहीं होता। जनाब, ये सब इंतजाम एडवांस में ही करके रखना जरूरी था, क्योंकि मेरे जाने के बाद इसके पास टाइम का तोड़ा था। मेरे पीठ फेरते ही झील के बीच में विस्फोट स्टेज करना जरूरी था, तभी तो वो मेरी करतूत लगती। विस्फोट तब होता जबकि मैं पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाता या कहीं और पहुंच जाता, जहां की विस्फोट के वक्त या उससे पहले मैं अपनी मौजूदगी साबित कर पाता, तो इसकी स्कीम का तो पटड़ा हो जाता। आगे बढ़ो। मेरे जाने के बाद वह अपनी बोट को झील के मध्य ले गया। वहां इसने बोट में बारूद की वो दूसरी छड़ लगाई जो कि बोट हाउस में पड़ी पेटी में से गायब पाई गई थी। उसका पलीता सुलगाया और खुद पानी में छलांग लगाकर बोट से परे तैर गया। एक सुरक्षित फासले से इसने विस्फोट होता देखा, तैरकर वापस शत विशत बोट के पास पहुंचा और इंतजार करने लगा लोगों के बोट की तरफ पहुंचने का। तब जिस किसी ने भी इसे देखा होगा उसने यही समझा होगा कि ये विस्फोट के वक्त बोट में था और किसी करिश्मा साज तरीके से मरने से तो क्या, गंभीर रूप से घायल होने से भी बच गया था। बकवास, कोरी बकवास, सूरी नफरत भरे स्वर में बोला। एक पागल का प्रलाप। मरियम डिसूजा का कत्ल भी इसने किया? प्रभुदयाल बोला। ये भी कोई पूछने की बात है? सुनील बोला। कब किया? मेरे फोन पर इससे मिलने झेरी आने की हामी भर देने के बाद किया। कोई बड़ी बात नहीं कि मुझे फोन इसने होटल लेक व्यू से ही किया हो, जहां फोन के बाद मरियम के कॉटेज में जाके उसका खून करके या अपनी बोट पर सवार होकर झील के रास्ते ही अपने कॉटेज के पिछवाड़े के अंधेरे में पहुंच गया होगा। क्यों किया? एक तो इसलिए किया क्योंकि इसे उस पर एतबार नहीं था। वो लड़की इससे प्यार में धोखा खा चुकी थी और इससे नफरत करती थी। वो भविष्य में कभी भी इसके खिलाफ जा सकती थी और इसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर सकती थी। दूसरे इसलिए किया क्योंकि मेरे से अपेक्षित होता उसका भी कत्ल करना। 500 के नोट के मेरे पास होने की बाबत जो कोई भी जानता था, उसका मुंह बंद करना मेरे लिए जरूरी होता।
दूसरी वजह ज्यादा दमदार है। तो इसने तुम्हारे अपराध की गंभीरता को दोबारा करने के लिए लड़की का खून किया। इंस्पेक्टर साहब, सूरी चिल्लाया, आप क्यों इस वाहियात आदमी की बातों में आ रहे हैं? मैं कहता हूं, मैंने खून नहीं किया। किस्से गढ़ के सुनाने में और उन्हें साबित करके दिखाने में फर्क होता है। अगर आप इसे चुप नहीं करा सकते तो इसे कहिए कि ये कुछ कुछ भी साबित करके दिखाए। थापर का कत्ल, सुनील बोला, मैं साबित कर सकता हूं कि तुमने किया था। करो, सूरी चैलेंज भरे स्वर में बोला। सुनो, कल रात तुमने मुझे कहा था कि तुमने मेरी बाबत तमाम वाकयात को एक कागज पर दर्ज करके इस हिदायत के साथ अपने एक दोस्त को सौंप दिया था कि अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो वो तुम्हारे उस बयान के साथ सीधा पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाए। हाँ, वो पहुंचा था, प्रभुदयाल बोला। वो चिट्ठी मेरे पास है। इस संदर्भ में सुनील सूरी से बोला, जो कुछ तुमने मेरे सामने बयान किया था वही चिट्ठी में लिखा था। हाँ, सूरी बोला, ये लिखा था कि मैंने थापर का कत्ल कैसे और किन हालात में किया था। हाँ भाई हाँ, ये भी लिखा था कि थापर की बोट में बारूद कहाँ लगा हुआ था। क्या मतलब? वो बारूद की छड़ बोट में लगी मैंने बरामद की थी, लेकिन मैंने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि छड़ बोट में कहाँ रखी मिली थी। लेकिन तुमने कल रात मुझे बताया था कि बारूद की छड़ बोट में डीजल की टंकी के नीचे थी। अब जरा इस लाख रुपए के सवाल का जवाब देकर बताओ कि तुम्हें कैसे मालूम था कि बारूद की छड़ बोट में ऐन कहाँ मौजूद थी। मैंने अखबार में पढ़ा था। अखबार में सिर्फ ये छपा है कि बारूद बोट में हुड के नीचे था। ये नहीं छपा कि हुड के नीचे कहाँ था। उसने कहीं तो होना ही था। मैंने सोच लिया कि टंकी के नीचे होगा। टंकी के नीचे ही क्यों सोच लिया? ऊपर क्यों ना सोचा? पहलू में क्यों ना सोचा? इंजन में कहीं क्यों ना सोचा? एंड डीजल की टंकी के नीचे ही सोचना कैसे सूझा? इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक की बात नहीं है। बोट में बारूद की छड़ के सही मुकाम की तुझे इसलिए खबर थी, मेरे मरघट के चिराग, क्योंकि तूने ही बोट में बारूद लगाया था, क्योंकि तूने ही थापर का कत्ल किया था। ये झूठ है। तुम जबरदस्ती मुझे जुबान देने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कभी भी, न अब न पहले, अपनी जुबानी ये नहीं कहा था कि बारूद की छड़ बोट में डीजल की टंकी के नीचे थी। कल रात तुमने मुझे नहीं कहा था? नहीं कहा था। मैं कहता हूं तुमने कहा था। तुम्हारे कहने से क्या होता है? तुम तो और भी बहुत कुछ कहते हो। अगर मैं साबित कर दूं कि तुमने ऐसा कहा था तो अपना गुनाह कबूल कर लोगे? तब फांसी पर चढ़ने का इंतजार करने की जगह अभी जाके समुद्र में डूब मरोगे। कैसे कैसे साबित कर सकते हो? कल कल साथ कोई टेप रिकॉर्डर लेकर तो नहीं आए थे? उससे क्या होता? तुम उससे भी मुकर कर दिखा देते, कह देते कि वो तुम्हारी आवाज नहीं है। मैंने तुम्हें फंसाने के लिए किसी मिमिक्री आर्टिस्ट से तुम्हारी आवाज नकल करवा कर वो टेप तैयार कर लिया था। तो वो बदहवासा बोला, चिमनी के धुएं तेरी खुद की तहरीर, जो कि तेरा इकबालिया बयान है, ये साबित करेगी। क्या? अगर जो कुछ तुमने मुझे कहा था एंड वही कुछ पुलिस के नाम अपनी चिट्ठी में भी लिखा था, तो थापर की बोट में बारूद की छड़ कहाँ थी, इस बात का जिक्र तुम्हारी चिट्ठी में भी होगा। प्रभु, वो चिट्ठी कहाँ है? मेरे पास है, प्रभुदयाल गंभीरता से बोला। उसने जेब से चिट्ठी निकाली और उसे खोलकर पढ़ना आरंभ किया। है वो बात इसमें? एकाएक वो बोला, साफ लिखा है कि बारूद की छड़ थापर की बोट में डीजल की टंकी के नीचे थी। सूरी एकाएक चिट्ठी पर झपटा। प्रभुदयाल ने बड़ी सहूलियत से उसे परे धकेल दिया और होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालकर उसकी तरफ टांग दी। सूरी के कसबन निकल गए। वो गैस निकले गुब्बारे की तरह पिचक गया। विक्रम सूरी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आगे उसे फांसी की सजा होना महज वक्त की बात थी। विवेक वर्मा को भी आखिरकार कबूल करना पड़ा कि उसने मौकाए वारदात पर सैंडल की एड़ी और बालों का क्लिप चायजी का सामान समझकर प्लांट किया था और सोई पड़ी चायजी के करीब टूटी एड़ी वाली सैंडलें रख कर आया था। और ये कि 40,000 रुपए के 5-500 के नोट उसी ने थापर की जेब से निकाले थे। मोहिनी को कैसीनो में छोड़कर तब वो अकेला इसलिए वापस लौटा था
क्योंकि कॉटेज में बंधे पड़े सुनील से निपटने के लिए थापर को उसकी मदद की जरूरत होती। सुनील को कॉटेज में न पाकर वो दौड़ा दौड़ा नॉर्थ शोर पहुंचा था, जहां की उसे थापर का कत्ल हुआ मिला था। वहां से वो वापस झेरी मोहिनी को, जो कि कन्वेंस के मामले में उसकी मोहताज थी, लिवाने गया था और नॉर्थ शोर तब वापस लौटा था जबकि वहां पुलिस पहुंच चुकी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अगले ही रोज वो जमानत पर छूट गया था। हर्षिता के खिलाफ षड्यंत्र और विधुर दिलीप थापर से कीर्ति की शादी के षड्यंत्र से संबंधित कोई चार्ज पुलिस किसी पर नहीं लगा पाई थी। लाजवंती ने अपनी जुबानी कबूल लिया था कि वो हरिमोहन थापर की बहू नहीं थी। दिलीप हरिमोहन थापर का असली पोता था या नहीं, इस बाबत वो कुछ न बोली। उसने केवल इतना कहा कि दिलीप उसका बेटा नहीं था और यह कि कभी वो हरिमोहन थापर की बहू के बहुत करीब रही थी। विवेक वर्मा ने आखिर तक ये जिद न छोड़ी कि दिलीप थापर ही हरिमोहन थापर का पोता और असली वारिस था। इस मामले में पुलिस ने उसका लिहाज किया कि उन्होंने गड़े मुर्दे न उखाड़े। उन्होंने वर्मा और लाजवंती के खिलाफ फ्रॉड का केस न चलाया। दिलीप थापर की वारिस उसकी बेवा को करार दिया गया। तब लाजवंती थापर ने घर छोड़कर चली जाना चाहा, लेकिन कीर्ति ने उसे ऐसा न करने दिया। वर्मा और नमिता की आशनाई की उसी रोज टांग टूट गई थी, जिस रोज की सुनील ने उसका असली चरित्र उजागर किया था। उसे थापर के घर से अपना बोरिया बिस्तरा लपेट ही लेना पड़ा। गड़े मुर्दे न उखाड़ने की पुलिस ने कीर्ति के सामने ये शर्त रखी थी कि वो थापर की दौलत का आधा विभिन्न धार्मिक संस्थानों को दान कर दे। कीर्ति ने वो शर्त सहज स्वीकार कर ली थी। आखिर उसके हाथ कुबेर का खजाना लगा था। इतना दान करके भी पीछे बहुत बचता था। हालात काबू में आ जाने के बाद तीनों बहनें ब्लास के ऑफिस में आकर सुनील की शुक्रगुजार हुई। तब सुनील के सवालों के जवाब में कीर्ति ने जो बातें बताई या जिनकी तस्दीक की, वो थी तस्वीर पीछे सीआईडी वाले ही छोड़ के गए थे। थापर ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कीर्ति, क्योंकि तस्वीर देखते ही टाइप पहचान गई थी, इसलिए तस्वीर उसने अपने अधिकार में ले ली थी और बाद में उसके जरिए केवल टाई का क्लोजअप तैयार करवाया था। मकवाना की धमकी भरी चिट्ठी का थापर ने जरा भी रोब नहीं खाया था। उसने चिट्ठी पढ़ते ही रद्दी की टोकरी में डाल दी थी, जहां से उठाकर कीर्ति ने उसे अपने कब्जे में कर लिया था। हर्षिता के नाम की वजह से उसे सूझा था कि चिट्ठी का लेखक उसका पिता ही हो सकता था, जिसका इकबालपुर का पता जान लेना मामूली बात था, क्योंकि मेरी बेटी का कत्ल हुआ है कि उसकी हाल दुहाई की वजह से उसे उस छोटे से कस्बे का बच्चा बच्चा जान गया था। वो अपने वकील से मिलने की नियत से राजनगर रवाना होने से पहले नॉर्थ शोर अपनी कोठी पर भी गई थी। इस बात का जिक्र वो महज बेध्यानी में सुनील के सामने करना भूल गई थी। सारे केस का प्रमाणिक विवरण केवल ब्लास्ट में छपा, जिसके लिए मलिक साहब ने खुद सुनील की पीठ ठोक कर उसे शाबाशी दी। तो यह था इस उपन्यास का अंतिम भाग। ऐसे ही मजेदार उपन्यास के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।